गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 14 घीसा जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र उसे कहते हैं बच्चों जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बिल्कुल उसको हूबहू उसी प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। इस घीसा नाम के पाठ में लेखिका ने एक छोटे से बच्चे का इतना अच्छा वर्णन किया है कि उसको आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, किसी का आदर करना, सम्मान करना, किसी के प्रति अपने समर्पण का भाव रखना, यह कितना वो छोटा सा बालक हमें सिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पाठ 14 घीसा इस पाठ का अध्ययन करते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित घीसा एक ऐसे बालक का रेखा चित्र है जो उनका प्रिय व आज्ञाकारी छात्र था। उनके प्रत्येक आदेश का वह अवश्य पालन करता था। घीसा की अबोधता, भोलापन तथा निस्वार्थ भावना लेखिका कभी भुला नहीं पाई। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है। यहाँ पर मेरा शब्द जो आया है वह महादेवी वर्मा स्वयं बोल रही हैं। उसे देखकर ही संभवतः लोग इसे मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध कहकर मुझ पर व्यंग कसते थे। लोग अपने इष्ट मित्रों से मिलने व आमोद प्रमोद में मग्न रहते तो मैं अपना समय उस खंडहर और उसके छत बिछत चरणों पर पछाड़े खाती भागीरथी के तट पर सुख से काट देती। ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते, गरड़ियों के बच्चे, दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के, इन सबको कुछ सिखाने का ध्यान मुझे आया। और फिर मेरे सभी विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। बच्चों, इसमें इतने दूर में हमें ये बताया गया है कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, प्रयाग नदी के किनारे झूसी एक बहुत छोटी सी जगह थी। महादेवी वर्मा जो कि एक लेखिका और कवयित्री भी थी, उन्होंने यह निर्णय लिया। और बच्चों, ये भी मैं बता दूं कि वो काशी विद्यापीठ की प्राचार्या भी थी। उन्होंने बहुत कहानियाँ, लेख लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। बहुत अच्छी कवयित्री थी छायावाद की। और इसमें बताया है कि जब लोग आमोद प्रमोद में मग्न थे, मतलब कि जब लोगों को यह किसी की चिंता नहीं थी, तब उन्होंने गंगा नदी के किनारे भगीरथ यानी कि गंगा का उपनाम एक भगीरथ भी है। गंगा नदी के किनारे वह उन छोटे छोटे बच्चों को एक पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र करके उनको पढ़ाने की उन्होंने ठानी। ये बच्चे कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में कुछ लंबे कुर्ते पहने दुर्बल और कमजोर दिखते थे। घीसा इन सबसे भिन्न था। अब आया उस बालक का नाम घीसा, जिसके ऊपर यह पूरा पाठ लिखा गया है। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, स्मरण रखने, पुस्तक व स्लेट को चमचमाती रखने और अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। शनिवार को वह पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम ना आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता और इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। वह अपने घीसा अपनी शिक्षिका महादेवी वर्मा की इतनी इज्जत करता था, इतना आदर करता था कि वह हर शनिवार और इतवार को उनके द्वारा जो भी सामान वहाँ पर रखा जाता था वह उसको बहुत अच्छे से रखता था। और जिस स्थान पर उनकी शिक्षिका यानी कि उनकी टीचर उनकी बैठती थी, उस स्थान को वह गोबर और पीले मिट्टी से खूब अच्छे से लीप करके उसे स्वच्छ बना देता था। एक और अविस्मरणीय घटना है। मैंने बिना सोचे समझे, बिना उनके कपड़ों का कुछ प्रबंध किए उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डाला। दूसरे इतवार को जब सब जैसे के तैसे ही मेरे सामने आ खड़े हुए, चूँकि महादेवी वर्मा उन्हें
पढ़ाने के साथ साथ उन्हें सफाई और इन सब चीज़ों के बारे में भी बता रही थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि इन बच्चों के माता पिता मजदूरी और दिहाड़ी का कार्य करते हैं, जिसमें उतना पैसा नहीं मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्वच्छ और साफ तरीके से रह सके। लेकिन बस वो हफ्ते में एक दिन जाती थी और इतवार को जाती थी, तो उन्होंने उन बच्चों को सफाई का महत्व समझाया। कुछ गंगा जी में मुंह अवश्य धो आए। बच्चे बात जरूर सुनते थे। कुछ बच्चे गंगा जी में मुंह धो करके स्वच्छ हो करके आए, परंतु उनके कुर्ते जो थे अगर गंदे थे तो वो उन्हें घर पर ही उतार करके चले आए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम साफ सफाई से नहीं जाएंगे कक्षा में पढ़ने के लिए तो हो सकता है हमारी शिक्षिका हमें डांटे। कुछ अपने कुर्ते घर ही छोड़कर अस्थि पंजर रूप में आ उपस्थित हुए थे, पर घीसा इन सब में नहीं था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। घीसा कपड़े धो रहा है, गुरु साहब ने कहा है, तो घीसा को नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही आएगा। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरे रोम रोम भी गीला होगा। यहाँ देखिए कितनी भावुकता की बात है कि अपने टीचर की, अपने गुरु की, अपने मार्गदर्शक की बात मानते हुए वह बेचारा एक छोटा सा 7 और 8 साल का बच्चा, उससे भी कम छोटा हो सकता है, 6-7 साल का बच्चा जब गीला कुर्ता पहन करके और अंगोछा लपेट करके आया, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, बच्चों अगर जो भावना से परिपूर्ण है वह किसी भी व्यक्ति का यहाँ मन बहुत भाव विभोर हो जाएगा। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठा काम में जाने लगी। इतवार को सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते गिरते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। मुल्लू के काका ने बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, तो घीसा स्वयं को रोक नहीं पाया। गिरता पड़ता वह मुझे सचेत करने आया था और वह यह सोचकर आया था कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह भी इन दंगों झगड़ों के दिनों में कहीं नहीं जाने देंगे। देखिए बच्चों, उसके मन में कितना अधिक प्रेम था अपने गुरु के लेकर के, और वह बीमारी की अवस्था में भी वह गिरते पड़ते अपनी शिक्षिका के पास आया, अपने गुरु के पास आया कि वह उन्हें अपने घर में ही रख लेगा, लेकिन दंगों में नहीं जाने देगा। हो सकता है दंगा इतना अधिक भड़का हो और वह जाए और वहाँ उनको चोट वगैरह भी लग जाए। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ सोच रहे थे कि पुस्तकें कैसे बचाएं बारिश से, चूहों से। तभी मुझे एक छोटा सा काला धब्बा मेरी ओर बढ़ते दिखा। वह था घीसा, नंगे बदन, एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले। तरबूज के कटे भाग में से भीतर की ईशत ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी लगती थी। देखिए, जब उन्होंने अब ये हो गया कि अब वो यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आ पाएंगी, तो वो उन बच्चों से विदा होने के लिए गई। कुछ बच्चे खुश थे, कुछ नाराज़ थे, कुछ दुखी थे कि ये हमको छोड़ करके जा रही हैं, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, विद्यालय जा भी नहीं पा रहे हैं। उस समय घीसा ने ये सब बातें छोड़ करके नंगे बदन, यानी कि उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कुर्ता नहीं था, और वह एक अपने टीचर को उपहार के रूप में देने के लिए तरबूज लेकर के आया। और उस तरबूज को भी उसने कटवा करके देखा कि यह तरबूज लाल है कि नहीं है, कि हमारी शिक्षिका इसको खा पाएंगी कि नहीं खा पाएंगी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह यह तरबूज चुरा कर लाया है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना, भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर था। घीसा की माँ मजदूरी करती थी और उसने एक नया कुर्ता अपने बेटे को सिलवा दी थी। खेत वाला भी गरीब था, निर्धन था। उसके लड़के को घीसा का नया कुर्ता बहुत अच्छा लगता था और घीसा अपनी गुरु माँ को, गुरु साहब को कुछ उपहार देना चाहता था। बहुत दिन से थे नए कुर्ते पर, बहुत दिन से। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे दो। जब घीसा उससे तरबूज लेने गया, क्योंकि उसकी माँ उस समय नहीं आई, और उसको अपने गुरु साहब को
उपहार भी देना था। तो घीसा अपना नया कुर्ता दे करके और वह तरबूज लेकर के अपने गुरु दक्षिणा के रूप में मतलब लेकर के आया। और आज घीसा तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब ना लें तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाएं तो वह रोज़ नहा धोकर के पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। मैंने तरबूज लिया। गीली आंखों से उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब पता चला कि घीसा अब दुनिया में नहीं रहा। मैं रूह तक काँप उठी। आज भी मैं अन्य मलिन मुखों में उन अपने अबोध व प्रिय शिष्य की छाया ढूंढती रहती हूँ। घीसा नाम का यह साधारण सा बालक मेरे अंतस में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। महादेवी वर्मा। बच्चों एक बात तो सही है, कोई भी गुरु जब अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थियों को पढ़ाता उनमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते जो एकदम मन में घर कर जाते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके प्रति टीचर के मन में एक उनके हृदय में एक कोने में बहुत एक अच्छा सा स्थान होता है। वह उस स्टूडेंट के या उस शिष्य के क्लास में ना आने पर उसके लिए पूछते हैं या पूछती हैं। यह इसलिए होता है, उसके पैसों से नहीं होता है, उसके कार्यों से होता है और उसके गुणों के कारण होता है। जो बच्चा अपने गुणों से अपने सारे गुरु को प्रसन्न करता है उन बच्चों का स्थान गुरु के हृदय में एक अलग ही स्थान बना लेता है और वह बच्चा आगे चल करके एक ऐसा आशीर्वाद सारे गुरुओं से मिलता है कि वह आगे चल के जरूर सफल होता है। कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए और यह याद रखिएगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटे बालक ने यह सिखा दिया कि वह अपने गुरु की किस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि वह बच्चा गरीब था और गरीबी झेलते झेलते वह एक दिन इस संसार से विदा भी हो लिया, लेकिन महादेवी वर्मा जी के मन में जो उनकी गुरु थी उनके मन में उनके हृदय के एक कोने में वो आज भी जिंदा था। जब कभी भी वो किसी मलिन बस्ती में जाती थी तो वो एक तरफ मतलब उन अनेक बच्चों में वो घीसा को ढूंढने का प्रयास करती थी कि कहीं ना कहीं ईश्वर अगर चाहे तो मिल सकता है, जबकि ऐसा होना असंभव था। वो भी जानती थी कि वो इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रेम था और जो प्रेम उनके लिए एक शिष्य को लेकर के अविस्मरणीय था। थैंक यू बच्चों, इस पाठ का आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। अब आपको महादेवी वर्मा का जीवनी लिखना है और क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। थैंक यू।